नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की साइंस दिस वीक सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इन्हें हम एमसीक्यूज के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और ये मुद्दे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है आपके सामने, नागास्त्र ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत ने इजराइल से खरीदा है। इस ड्रोन को कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इसमें से आपको सही कथनों का चुनाव करना है। जब हम नागास्त्र एक ड्रोन के बारे में बात करते हैं तो ये भारत में बना हुआ ड्रोन है, इंडिजिनस ड्रोन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसे इजराइल से खरीदा नहीं गया है, तो ये बात गलत हो जाती है। इसे भारत में बनाया गया है और अब आप ये कहें कि भारतीय सेना ने इसके लिए 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया था, उसमें से 120 की डिलीवरी अभी रिसेंटली की जा चुकी है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, ये ड्रोन कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। तो कामिकाजी टेक्निक का मतलब होता है कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय, पहले उस टारगेट को ढूंढना है और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इस ड्रोन के अंदर ये तकनीक यूज की गई है कि आप इसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, पहले ये टारगेट को लोकेट करेगा, उसके आसपास घूमेगा और फिर जब मौका मिलेगा तो फिर ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए इसको कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। पहले टारगेट को ढूंढा गया, फिर उसको वहां जाके स्ट्राइक करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो ड्रोन के अंदर ही बारूद रखा जाता है और ये वहां जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से, इंपैक्ट की वजह से, ये जो एक ब्लास्ट जैसा होता है जिसकी वजह से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ साथ होता है, इसके अंदर जीपीएस फिट किया जाता है और इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब जाता है, स्ट्राइक करता है, तो ये ड्रोन खुद को भी खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल 2 ही आपका यहाँ उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच प्राप्त किया। यहाँ पे देखिए, आत्मघाती मतलब सुसाइड। दूसरा, कामिकाजी टेक्निक के बारे में मैं बात कर चुका हूं। दूसरा, ये ड्रोन को हम लोग यूएवी भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बिना मानव की, आप ये कहेंगे कि जब ये व्हीकल चल रहा होता है तो इसको इंसान व्हीकल के अंदर बैठ के नहीं चला रहा होता है, इसको नीचे से ऑपरेट किया जाता है या फिर ऑटोमेटिकली भी ये काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह नागास्त्र के बारे में अगर बात करें, यह एक यूएवी आधारित लोइटरिंग म्यूनिशन है। लोइटरिंग म्यूनिशन का मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, जब ये टारगेट ढूंढ लेता है तो उसके अंदर, इसी के अंदर जो है आपकी आर्म एंड एम्यूनिशन होती है, या फिर यूं कहें कि जो मटेरियल होता है, ब्लास्टिंग मटेरियल, इसके अंदर होता है और ये टारगेट के ऊपर थोड़ी देर के लिए घूमता है, एक सर्वेक्षण करके फिर वहां पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। उसको बोलेंगे आपको लोइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है। फिर आगे बात करें, ये हवाई अटैक प्रणाली के रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। लक्ष्य पर सटीक हमले करने के लिए स्वयं को नष्ट कर लेने के कारण इसे कामिकाजी ड्रोन भी किया जाता है, जो कि हमने डिस्कस कर दिया। इसको आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन कहते हैं। सटीक हमला करने के लिए इसके अंदर जीपीएस की सुविधा होती है। लक्ष्य ढूंढने में असफल या फिर मिशन रद्द होने की स्थिति में आत्मघाती ड्रोन की पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। अगर मिशन आप मान लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज हो गया और आपने बोला कि अब ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो ऐसे में इसके अंदर पैराशूट लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसको सॉफ्ट लैंड करवाया जा सकता है। सॉफ्ट लैंड का मतलब है कि जब ये जमीन पे आके वापस टच करेगा तो ये वहां पे बहुत आराम से टच करेगा, कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, जाके टकराएगा नहीं। अगर टकराएगा तो इसके अंदर आपको पता है बारूद है, उसकी वजह से यहाँ पे फिर से ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पैराशूट का उपयोग किया जा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। निम्नलिखित में से किस देश में टेरोसोरस की नई प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं? अर्जेंटीना, मेक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया। जब हम बात करें टेरोसोरस की नई प्रजाति, तो इसे ऑस्ट्रेलिया में अभी ऐसे कुछ जीवाश्म मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टेरोसोरस की एक नई प्रजाति है। यहाँ पे आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई 100 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म हड्डियों से नई प्रजाति की पहचान की गई है, जो कि है टेरोसोरस। टेरोसोरस प्रजाति सरीसृप, या फिर इनको हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं, जो सर्प के वर्ग के होते हैं, जो इन्हें सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आती है। शोध के अनुसार यह जीवाश्म अवशेष एक उड़ने वाले सरीसृप के थे और यह डायनासोरस के बीच में रहते थे, ठीक है। तो ये सरीसृप जो रेप्टाइल्स है, ये उड़ सकते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्राजील, इंग्लैंड, मोरक्को, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में पाया जाता था, ठीक है। ये अंदाजा लगाया गया है इसके जीवाश्म से कि ये इतना पुराना हो सकता है, टेरोसोरस की प्रजाति है, और ये कहां कहां पे पाया जाता था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आईएनएस सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा विध्वंसक जहाज है। फिर दूसरी बात है कि सूरत जहाज को ब्लॉक निर्मित पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है, ये 4th विध्वंसक जहाज है, ठीक है। और जब बात करें सूरत जहाज को ब्लॉक निर्मित पद्धति से बनाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ओनली 2 आपका उत्तर होगा, ओनली बी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे
अभी हालिया खबरों के अनुसार अगर हम बात करें, भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाला अगला प्रमुख लड़ाकू जहाज आईएनएस सूरत होगा। इसका नाम आईएनएस सूरत जो है गुजरात के एक शहर के ऊपर रखा गया है, जो कि आप जानते होंगे। बता दें, इस जहाज ने शामिल होने से पहले अपना समुद्री परीक्षण जो होता है वो शुरू कर दिया है, टेस्टिंग जो होती है वो शुरू कर दी है। इसका नाम गुजरात के जीवंत शहर सूरत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज है। ठीक है, इससे पहले जो है आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मरमागांव और आईएनएस इम्फाल शामिल हो चुके हैं। सूरत जहाज को ब्लॉक निर्माण पद्धति के द्वारा बनाया गया है, जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे मुर्सान और हिल्सा पदों का संबंध किससे है? मंगल ग्रह के ज्वालामुखी क्रेटर, अफ्रीका के प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, खोजी गई एक कीटों की नई प्रजाति। ठीक है, जब हम बात करें मुर्सान और हिल्सा, ये अभी रिसेंटली मंगल ग्रह पे कुछ क्रेटर है वो मिले हैं, उनके नाम रखे गए हैं। 3 क्रेटर्स मिले गए थे, उनमें से 2 के नाम मुर्सान और हिल्सा रखा गया, तीसरे का नाम रखा गया लाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह के ज्वालामुखी क्रेटर। ठीक है, मंगल ग्रह के थर्सिस क्षेत्र में 3 ज्वालामुखी क्रेटरों की खोज की गई है और इनके नाम जो है यूपी बिहार के कुछ शहरों और एक प्रमुख ब्रह्मांडीय किरण भौतिक विज्ञानी स्वर्गीय देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा उत्तर भारत के मुर्सान और हिल्सा शहरों के नाम पे रखा गया है। जब हम बात कर रहे हैं मुर्सान की, तो ये बिहार में है और हिल्सा जो है वो यूपी में है। तो यहाँ पे 3 क्रेटर है, लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए आप, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ये ज्वालामुखी क्रेटर है जो कि मार्स के ऊपर या फिर मंगल ग्रह पे पाए गए हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह पे पहला ये सबसे बड़ा क्रेटर जो यहाँ दिख रहा है, इसका नाम लाल रखा गया है और यहाँ पे ये छोटे से 2 क्रेटर आसपास पाए गए हैं जिसका नाम हिल्सा और मुर्सान रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कावली पुरस्कार नहीं दिया जाता? नैनो विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, परमाणु विज्ञान, खगोल भौतिकी। तो जब हम बात कर रहे हैं कावली पुरस्कार की, अभी हाल ही में 3 क्षेत्रों में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। कावली पुरस्कार जो है नैनो विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और खगोल भौतिकी में दिए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में 2024 में कावली पुरस्कार दिए गए 3 क्षेत्रों के अंदर, खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में। खगोल भौतिकी में जो ये पुरस्कार दिया गया है वो सारा सीगर, डेविड चारबोन्यू को ग्रहों की खोज और उनके वायुमंडल की विशेषताओं के बारे में दिया गया। फिर नैनो विज्ञान में ये पुरस्कार रॉबर्ट एस लेंगर, आर्मंड पॉल एलिविसाटोस और चार्ट ए मिर्किन को दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि इन्होंने नैनो जो टेक्नोलॉजी होता है उसका मेडिकल साइंस में उपयोग करके उस क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की, इसके लिए ये दिया गया है। तंत्रिका विज्ञान में यह पुरस्कार नैन्सी कर्विशर, डोरिस साउ और विनरिक फ्रीवोल्ट को दिया गया है, जो कि मस्तिष्क के भीतर चेहरों को पहचानने के लिए एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उस खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कावली पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो एक नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेड कावली के सम्मान में इसको दिया जाता है। इसकी घोषणा 2008 में की गई थी और ये द्विवार्षिक पुरस्कार है जिसे 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा बर्फ टैक्स हटाया गया है? न्यूजीलैंड, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। बर्फ टैक्स मतलब डकार, बर्फ का मतलब होता है डकार। और जब जो मवेशी आप पालते हैं, जब ये जुगाली करने वाले मवेशी होते हैं, जब वो डकार लेते हैं तो कुछ गैसेस का एमिशन होता है और मुख्य तौर पे इसमें मीथेन गैस CH4 का एमिशन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए घातक गैस है। आपको पता होगा कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो उसके लिए, उस एमिशन को कम करने के लिए ये टैक्स लगाया गया था किसानों पर। ठीक है, जिसका नाम है बर्फ टैक्स। ओके, और अभी रिसेंटली इसे हटा दिया गया है, ये न्यूजीलैंड में लगाया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड ने बर्फ टैक्स अर्थात डकार कर को समाप्त करने की घोषणा की है। अतः विकल्प 1 सही है, जो कि हमने देखा। इस कर का अर्थ है मवेशियों और भेड़ों द्वारा डकार लेने पर लगने वाले कर से है। जैसे कि जब ये डकार लेती है तो कुछ उत्सर्जन होते हैं और उस उत्सर्जन को रोकने के लिए यहाँ पे ये कर लगाया जाता है। हालांकि आप किसी को डकार लेने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि अगर जब भी डकार लेता है ऐसा मवेशी, तो उसकी वजह से उत्सर्जन होता है, तो किसान को एक कर देना पड़ेगा और उस कर को कहीं ना कहीं आप क्लीन एनर्जी वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में बर्फ टैक्स लागू करने के कारण इस कर का प्राथमिक उद्देश्य जुगाली करने वाले जानवरों की प्रजातियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले विशेषकर मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई बर्फ टैक्स के बारे में। अगला सवाल है,
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। जब हम कुडनकुलम की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ का एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में यहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट की गई थी, एक कंसाइनमेंट आया था, तो आप देखेंगे रूस से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए हॉल पाइपलाइन वोल्वो की पहली खेप या कंसाइनमेंट जो है वो भेजने को तैयार है। तो ये कंसाइनमेंट रूस से आ रही है, भारत में कुडनकुलम के लिए आ रही है। और ये जो हॉल पाइपलाइन वॉल्व जो है ये एक स्पेसिफिक इनकी एक विशेषता है कि 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कुडनकुलम के बारे में। और ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है और अभी हाल ही में हमने एक कंसाइनमेंट प्रोक्योर करने की बात की जा रही है जो कि रूस से और रूस ये भेजने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बायो ल्यूमिनिसेंट मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज कहां हुई है? झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर केरल। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायो ल्यूमिनिसेंट मशरूम, ये ऐसा मशरूम है जो एक विशेष प्रकार की लाइट जो है उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसकी खोज केरल में की गई है। इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए आप, ये कुछ इस तरीके के मशरूम है जो एक हरी या ग्रीन कलर की जो लाइट है वो रात के अंधेरों में एमिट करते हैं। हाल ही में केरल के कासरगोड के जंगलों में शोधकर्ताओं ने बायोल्यूमिनिसेंट मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। बता दें कि मशरूम की यह दुर्लभ प्रजाति रात के अंधेरे में एक शानदार अलौकिक हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। गौरतलब है कि यह मशरूम वैज्ञानिक रूप से फिलोबोलेटस मैनिपुलरिम इसका वैज्ञानिक नाम है या फिर कहें कि साइंटिफिक नेम है। तो आप इसके बारे में इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये है आपके बायोल्यूमिनिसेंट मशरूम के बारे में जिसे केरल में इसकी खोज की गई है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम विराम देंगे और मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।